मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। If we knew how loved, how divine, how unlimited we really are, we would see one another through tears of joy. नमस्ते, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम मिडिवल हिस्ट्री पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम द चोलास को पढ़ेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट लेक्चर में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पालाज, गुर्जर प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज को स्टडी किया। अब हम चोलाज को पढ़ेंगे, जो कि साउथ का एक एम्पायर है। ये सब जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े नॉर्थ के एम्पायर थे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो ये मेरा फेसबुक पेज है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इन्हें ज्वाइन या और फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपको मैं एक करेक्शन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो कि मेरे फर्स्ट लेक्चर में एक करेक्शन है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट लेक्चर था वो पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज वाला लेक्चर है, जिसमें हम प्रतिहाराज वाले जब सेक्शन में आते हैं तो सब हम फर्स्ट छोड़ के सेकेंड स्लाइड पे जब आएंगे तो सेकेंड स्लाइड पे यहाँ पे लिखा हुआ था महिपाल सन ऑफ मिहिर भोज। तो ये सन नहीं, ग्रैंडसन ऑफ मिहिर भोज होना चाहिए। तो ग्रैंडसन महिपाल जो थे ये पोते थे, ग्रैंडसन थे, उनके बेटे नहीं थे। तो ये सन के जगह ग्रैंडसन आप करेक्शन कर लीजिएगा। जहां भी आपने अपने नोट्स बनाए वहां पे ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं चोलाज का। चोलाज का जो रीजन था वो रीजन ये है। ये पेनिनसुला होता है। पेनिनसुला जिसे पेनिनसुला कहा जाता है, उसके तीनों तरफ पानी होता है। ये देखिए, तीन तरफ पानी आपको दिखता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो नीचे का पार्ट है उसे पेनिनसुला कहते हैं। ज्योग्राफी में आप ये सब पढ़ते हैं। तो अभी तो मैं हिस्ट्री का लेक्चर ले रहा हूँ वैसे, बट ज्योग्राफी में आप ये सब पढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सी सी है आप जानते हैं? यहाँ पे है अरेबियन सी। यहाँ पे उसके बाद जो ये है इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, और ये जो है यहाँ पे है इंडियन, ये नीचे इंडियन ओशियन। इस तरह से आपको ये पता चलता है कि इसे पेनिनसुला कहते हैं, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ लैंड है। और ये पेनिनसुला वाला जो पार्ट था, इसी पे रूल करते थे इस टाइम पे द चोलाज। चोलाज इस पे रूल करते थे और ये टाइम 9th सेंचुरी का टाइम था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इवन ये श्रीलंका में भी आप उनका रूल देख पा रहे हैं। तो श्रीलंका में भी थे और भी कई देशों में उन्होंने अपना रूल जमाया था। तो ये सब हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो भी हमारी रेफरेंस बुक है फॉर मिडिवल, फॉर एंशियंट, ये ओल्ड एनसीईआरटीज है। और ये जो मिडिवल वाला जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो ओल्ड एनसीईआरटी से ली हुई है, और कुछ चीज़ें अगर उसमें नहीं है तो वो एक्स्ट्रा की मैं ऐड करते रहता हूँ। तो चलिए, जो फर्स्ट हमारा पार्ट है वो है द चोला एम्पायर। अब हम सबसे पहले द चोला एम्पायर को पढ़ते हैं। तो चोला एम्पायर की सबसे पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चोला एम्पायर था, इसकी शुरुआत 9th सेंचुरी में हुई थी। ये मैं आपको बता चुका हूं। चोला एम्पायर विच अरोज इन 9th सेंचुरी ब्रॉट अ लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुला अंडर देयर कंट्रोल। पेनिनसुला का मीनिंग क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका है। ऐसी लैंड जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है उसे पेनिनसुला कहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पेनिनसुला वाला रीजन है, यहाँ पे ये रूल करते थे। ये चीज आपको यहाँ पता चल गई। उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। रीजन क्या था भाई? आप अगर तीनों तरफ से पानी से घिरे हुए तो आपकी नेवी आप स्ट्रांग तो जरूर रखेंगे। तो इनकी नेवी भी काफी स्ट्रांग थी, और इसी नेवी के चलते ये श्रीलंका तक पहुंच गए। उसके बाद ये आगे और भी कुछ देशों तक पहुंचे, जैसे उन्होंने श्रीलंका को कॉन्कर किया, मालदीव जो है उसे उन्होंने कॉन्कर किया। तो ये सब चीजें होने के बाद ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा था, फॉरेन ट्रेड भी बहुत अच्छे से चलता था। जैसे कि उन्होंने नेवी पे या फिर सी ट्रेड पे ये सब बहुत ध्यान दिया था। तो इस वक्त काफी अच्छा फॉरेन ट्रेड भी उन्होंने किया था। उसके बाद हमें एक और चीज ये पता चलती है कि ये जो एम्पायर है, इसे बनाने वाले जो व्यक्ति उनका नाम है विजयालय। विजयालय उनका नाम था। तो यहाँ पे सॉरी, पहले वहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी तो उसे मैंने सुधार लिया। इनका नाम था विजयालय। तो याद रखिएगा, चोला एम्पायर बनाने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है विजयालय। और विजयालय कौन था? अगर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये फ्यूडेटरी ऑफ पल्लवास थे। पल्लवास जो कि अपने रीजन में काफी सारे फ्यूडेटरीज को रखते थे, जागीरदार जिन्हें कहते हैं उन्हें रखते थे। तो उन्हीं में से एक जागीरदार विजयालय भी थे, जो कि 1850 एडी में उन्होंने ये चीजें एम्पायर बनाने की शुरुआत की। 1850 एडी जो था, इस टाइम पे उन्होंने तांजौर को यहाँ कैप्चर किया था। जो तांजौर करके जो जगह है उसे उन्होंने यहाँ कैप्चर किया था। तो ये तांजौर जो लिखा है यही वह तांजौर है। ये तांजौर जो था इसे कैप्चर किया जाता है इन 850 एडी। उन्हीं के साथ साथ आपको ये बता दूं कि राजराज जो है, जो कि 985 से 1014 तक रहे,
और राजेंद्र फर्स्ट जो है जो कि 1014 से 1044 तक रहे, सब एडी वाली बातें। सो ये जो थे जिसको एनो डोमिनी कहा जाता है, सो ये जो है ये लोग बहुत बड़े एक ग्रेटेस्ट चोला किंग्स माने जाते हैं, राजराज वन और राजेंद्र वन। ज्यादातर अगर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होना, तो आप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखेंगे। जितना मैं यहाँ इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मिडिवल के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजराज और राजेंद्र फर्स्ट, ये दोनों भी एक बहुत ग्रेटेस्ट चोला लीडर है, और विजयालय जो है ये फाउंडर है। उसके साथ साथ इन्होंने जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जो कि मेनली राज यूज करते थे, जो राज थे इनकी पॉलिसी मेनली ये थी। उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट ने भी इन्हीं की पॉलिसी यहाँ पे अपनाई थी, तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन कहा जाता है। एनेक्सेशन यानी युद्ध करना या और वो जगह को कैप्चर कर लेना, एनेक्स कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा किंगडम है, इससे लग के ये है, मैं इसे भी कैप्चर कर लूंगा, इसे भी एनेक्स कर लूंगा, इस पे अटैक करके। तो ये ही एनेक्सेशन पॉलिसी होती है, और ये जो एनेक्सेशन पॉलिसी है ये अपनाई थी इन चोलाज ने। सो जिसके कारण उनको बहुत सारे एरियाज मिले। फॉर एग्जाम्पल उन्हें मिला श्रीलंका को कैप्चर कर लेते। मालदीव्स नाम की जो है देश, वहाँ उसे वो कर लेते। उसके साथ साथ पांड्याज और चेरास जो थे, जिन्हें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमारा एंशिएंट इंडिया था वहाँ, उनके भी जो रीजन था वो भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब ये सब जब वो कैप्चर कर लेते हैं, तो ये उन्होंने क्यों किया था? इस कारणवश उन्हें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने मिलता था। फॉर एग्जाम्पल अब वो श्रीलंका को कैप्चर कर लेते, तो श्रीलंका से वो इधर के जो देश है यहाँ पे साउथ ईस्ट के, इधर जो भी देश आएंगे एशिया के, इधर जो भी देश आते हैं, इन सबको वो ट्रेड कर सकते थे। इसलिए वो ये जो रीजन्स है, नीचे नीचे के रीजन्स, वो कैप्चर करते हुए चल रहे थे, ताकि ट्रेडिंग कर सके अच्छे से। और ट्रेडिंग थ्रू उन्हें काफी सारा एक अच्छा अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने का, या फिर एम्पायर को रिच बनाने का बहुत बड़ा मौका उन्हें मिला हुआ था, और वो उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने ये पूरे एरिया एनेक्स कर लिया, एनेक्स यानी अपने कब्जे में ले लिए। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो राजराजेश्वर टेम्पल है। राजराजेश्वर टेम्पल उन्होंने बनाया तांजोर में 1010 एडी में, यानी हम यहाँ पे देखेंगे 1010 एडी में तांजोर में ये टेम्पल बना के कंप्लीट हो जाता है। राजराजेश्वर टेम्पल उसे नाम दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, आप याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है राजराजेश्वर टेम्पल किसके टाइम पे बनाया गया था, तो वो था चोला एम्पायर के वक्त ये बनाया गया था राजराजेश्वर टेम्पल। कहाँ पे? तो तांजोर में। तांजोर जो है ये आप यहाँ पे मैप में देख चुके हैं, ये है तांजोर। सो तांजोर, यहाँ तांजोर लिखते हैं इंग्लिश में, या फिर वो जो लोकल लैंग्वेजेस में तांजोर लिखते हैं। सो ये चीज़ें आपको अभी पता चल चुकी है। उसके बाद अगले और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अगली जो चीज़ हम जानने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि राजेंद्र फर्स्ट जो थे उन्होंने एक गंगई कोंडा चोला, ये जो टाइटल है इसे अज्यूम किया था। अब यहाँ इन्हें गंगई कोंडा चोला क्यों कहा गया है? इसका मीनिंग होता है द चोला कॉन्करर ऑफ गंगा, जिसने गंगा को ही कॉन्कर कर लिया, ऐसा चोला। तो गंगई कोंडा चोला, तो ये उन्हें टाइटल मिला था, क्योंकि गंगा वाला जो रीजन था वो भी वो जीत लेते एक तरह से, थोड़ा सा ऊपर जाके। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलती है। उसके बाद और उन्होंने एक नया नया एक शहर बनाया था, एक नया कैपिटल बनाया था, जिसका नाम, और कावेरी नदी के किनारे, जिसे कहा जाता है गंगईकोंडा चोलापुरम। गंगईकोंडा चोलापुरम ऐसा एक कैपिटल बनाया जाता है। सो ये उन्होंने बनाया था। सो इसकी एक छोटी सी आपको कहानी बता देता हूँ। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि गंगा के साइड तो इनका उतना हमें किंगडम नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कैसा होता है? तो यहाँ पे इसकी चीज़ बता देता हूँ मैं सबसे पहले। जो पाला डायनेस्टी थी उसको चोला ने हरा दिया, और उनको हराने के बाद ये जो नाम है, यानी ये ऐसी एक एम्पायर को हराया था जो कि गंगा नदी के पास का था, उसके टाउन के पास का था, इसलिए उन्होंने कॉन्करर ऑफ गंगा उन्हें कहा गया है। और उन्होंने जो जगह बनाई उसको गंगईकोंडा चोलापुरम कहा गया, क्योंकि उनका नाम गंगईकोंडा चोला था। तो उनकी जगह यानी पुरम यानी गंगईकोंडा चोलापुरम, जो कि कावेरी नदी के किनारे बनाया गया था। यहाँ पे आप देखते हैं कावेरी नदी आपको बहते हुए दिख रही है, और ये गंगईकोंडा चोलापुरम आपको यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से ये जीतते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि राजेंद्र फर्स्ट जो थे उन्होंने नेवल एक्सपीडिशन किया था अगेंस्ट रिवाइव्ड विजया एम्पायर। विजया एम्पायर जो है वो इंडो चाइना का एम्पायर था। ये कहाँ था? ये श्री विजया एम्पायर करके एक एम्पायर हुआ करता था, उसके खिलाफ राजेंद्र फर्स्ट ने नेवल एक्सपीडिशन किया था, यानी इन्होंने नेवी ले जाके इन पे अटैक कर दिया था, विजया एम्पायर पे, श्री विजया एम्पायर पे। ये विजया एम्पायर जो है ये मलय हो गया, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, और बाकी आजू बाजू के जितने आइलैंड्स है वहां पे रूल करता था श्री विजया एम्पायर। और अगर हम देखेंगे तो ये एक टाइम पे हार चुका था, और इन्होंने खुद को रिवाइव किया था 10th सेंचुरी में, और रिवाइव करने
के बाद इनको हरा दिया। राजेंद्र फर्स्ट ने इन पे अटैक कर दिया। राजेंद्र फर्स्ट ने इन पे अटैक तो किया ही किया, ऊपर से जो शैलेंद्र डायनेस्टी है, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी आपको नाम आया था शैलेंद्र डायनेस्टी का, तो जो रूलर थे शैलेंद्र डायनेस्टी के, उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बनाई है नागापट्टनम में। नागापट्टनम करके जो जगह है जो इनके अंडर आता था, उसी में उन्होंने बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नागापट्टनम। नागापट्टनम में यहाँ पे शैलेंद्र डायनेस्टी भी आई थी, यानी इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ, फॉरेन जो एम्पायर्स थे उनके साथ इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे बने हुए थे, ट्रेडिंग भी अच्छी थी। सो यहाँ पे नागपट्टनम में उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई थी। उसके साथ-साथ स्ट्रॉन्ग नेवी थी चोला की, जो इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी थी कि बे ऑफ बंगाल का जो रीजन था, आप देख रही है पूरा बे ऑफ बंगाल जो है इनके पास, मैक्सिमम पार्ट इनके पास बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लग के है। अरेबियन सी की तो इतनी है, बट बे ऑफ बंगाल की बहुत बड़ी कोस्ट मिलती है इनको। और ये जो कोस्ट है बे ऑफ बंगाल की, ये इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग नेवी बना के रखी थी यहाँ पे कि ये बे ऑफ बंगाल को का नाम यहाँ बे ऑफ बंगाल नहीं, तो इसे चोला लेक कहा जाता था। तो चोला लेक, कि चोला का तो ये सिर्फ लेक है इतना जहाँ पे ये लोग रूल कर रहे हैं, तो इस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी थी, तो इसे चोला लेक कहने लग गए। सो चोला जो थे दे इनकरेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस। विलेजेस में उन्होंने इवन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी चलाई, जैसे कि आज हम देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो जैसे कि पंचायत और ये सब होता है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर हम देखेंगे तो विलेजेस में। उसके साथ साथ चोला रूलर्स जो थे उन्होंने एम्बेसीज भी भेजी है चाइना को, यानी चाइना के साथ भी काफी एक रिलेशन थे। चाइना में एम्बेसीज भी भेजी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70 मर्चेंट्स की यहाँ पे, यानी 1077 आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, 1077 एडी में चाइना में उन्होंने 70 मर्चेंट्स वहां पहुंचे थे। एम्बेसी ऑफ 70 मर्चेंट्स वहां पहुंचते हैं और इसके बदले वो इतना कैश, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 81800 इतना वो कैश ले गए। अब ये क्या था, तो ये 81800 वो स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर कैश कहते हैं, तो कॉपर कैश उन इतने सारे लेके गए थे। उसकी अगर कीमत आज देखेंगे तो आज वो 4 लाख से भी ज़्यादा है, तो इतना सारा वो एक बार में लेके गए थे। तो क्या-क्या बेचा था उन्होंने, कैम्फर हो गए, ब्रॉकेट्स हो गए, राइनोसेरस के हॉर्न्स हो गए, सिंग हो गए, आइवरी हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इतना वो जीते थे, ऐसा चाइनीज़ अकाउंट्स में लिखा हुआ है, इतना जीते, आई मीन इतना चीज़ें उन्होंने बेची थी, उसके बदले इतना सारा कैश भी वो लेके गए थे। सो ये बहुत ही एक अलग सी चीज़ थी। चाइना के साथ काफ़ी ट्रेडिंग रिलेशन भी थे और एम्बेसीज भी आना-जाना वहाँ पे करते रहती थी। उसके साथ-साथ आपको ये बता दूँ कि चोला जो थे उनका जब डिक्लाइन होते गया, तो आखिरी जो रूलर बनते हैं चोला में वो राजेंद्र थर्ड थे, जो लास्ट चोला रूलर कहलाते हैं चोला डायनेस्टी के। सो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है चोला एम्पायर के बारे में। अब हम चोला का गवर्नमेंट देखते हैं, चोला गवर्नमेंट किस तरह का था। चोला गवर्नमेंट में सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जो किंग थे वो खुद एडमिनिस्ट्रेट करते थे अपनी टेरिटरीज को, और उनको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। जैसे कि आज आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, तो यानी वो तो आज की बात होगी, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते थे किसे, तो किंग को। किंग के पास हालांकि प्राइम मिनिस्टर भी होते थे जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आते हैं। सो किंग जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं, बट पावर ज्यादा थी किंग को। ओके, सो पावरफुल बहुत थे और उनको एडवाइस करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद थी। उसके साथ साथ चोला का अगर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि इनके पास मंडलम थे, यानी सबसे ऊपर का जो ये है एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट, उसे मंडलम कहा जाता है। मंडलम यानी प्रोविंस, जैसे आज स्टेट्स है वैसे तब मंडलम थे। उसके नीचे आता था वलनाडु। वलनाडु का मीनिंग होता है माइनर प्रोविंस। मंडलम यानी प्रोविंस और छोटे छोटे प्रोविंस, जैसे कि ये मंडलम है, इसमें छोटे छोटे प्रोविंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 3 वलनाडु लिख दिए। उसके बाद एक वलनाडु में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 3 फिर से डिस्ट्रिक्ट लिख दिए। डिस्ट्रिक्ट, सॉरी इसे ऐसा जोड़ते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों एक इसमें हो गए, एक वलनाडु में हो गए ऐसा। और डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस हो गए, है ना, तो विलेज 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 विलेज, तो ऐसा एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था। तो इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने बुक में भी ऐसे चार्ट्स, टेबल्स और ये सब फ्लो चार्ट्स या फिर ये इस तरह के ड्राइंग्स बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे। मैंने आपको एग्जांपल दिया, हालांकि मैं माउस से बहुत अच्छे से इसे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वलनाडु थे, ये माइनर प्रोविंस हो गए जो मंडलम के नीचे आते हैं। नाडु जो है ये डिस्ट्रिक्ट हो गए, जो कि आज एक एक डिस्ट्रिक्ट हमें देखने मिलते हैं। और कुर्रम जो है, कुर्रम यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस हो गए जो कि इसके नीचे थे। यानी यहाँ पे मैं जैसे कि आपको बता देता हूँ, तो मंडलम, मंडलम के नीचे वलनाडु, वलनाडु के नीचे नाडु और नाडु के नीचे कुर्रम, कुर्रम। तो इस तरह का एक उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। और अगर हम बात करें इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले आप ये देखोगे कि रॉयल रोड्स जो है ये बनाए जाते थे, वर बिल्ट, है ना, रॉयल रोड्स, यानी जहाँ से किंग और ये सब जाएंगे, ये सब
जो रॉयल लोग हैं उसके लिए, और रोड्स नॉर्मल पब्लिक के लिए भी काफ़ी रॉयल रोड बनाते थे ये लोग। उसके साथ-साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे थे इनके वक़्त। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गया, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए खेती और एग्रीकल्चर बहुत खेती या फिर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से चलना चाहिए, जिसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारे इन्होंने बनाए थे। विलेज असेंबलीज़ जो थे, वहाँ पे हमको 2 तरह की विलेज असेंबली देखने मिला है। एक को कहा जाता है उर और दूसरों को कहा जाता है महासभा या फिर इसे सभा भी कहा जाता है। उर क्या है? उर यानी सबसे पहले जनरल असेंबली थी ऑफ द विलेज। विलेज की जैसे कि एक सभा होती है, असेंबली होती है, उस तरह का ये उर हुआ करता था। और दूसरा है महासभा। महासभा यानी क्या होता था? तो महासभा यानी गैदरिंग ऑफ एडल्ट मेन इन ब्राह्मण विलेजेस। सो जो ब्राह्मण विलेजेस थे, वहाँ के जो एडल्ट्स थे, वो एक इकट्ठा होते थे, गैदरिंग होती थी उनकी, यानी इकट्ठा होना, गैदर होना। सो ये सब एडल्ट मेन गैदर होते थे और जो भी डिस्कशंस है और ये सब किए जाते थे। सो इन्हें आग्रहर्स कहा जाता था। ये जो आते थे ये लोग, इन्हें आग्रहर्स कहा जाता था, जिनकी महासभा होती थी। सो हमें ये पता चलता है कि दो तरह की असेंबलीज है इनके पास। असेंबलीज दो तरह की है, मैं जैसे कि आप अपने बुक में बनाएंगे, असेंबलीज दो तरह की, एक होता है उर और एक होता है महासभा। महासभा में जो लोग आते थे उन्हें आग्रहर कहा जाता था। तो ये है इनका गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के बारे में इतनी चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो चीज़ें मैंने बताई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद हम इनकी थोड़ी-सी कल्चरल लाइफ़ देख लेते हैं, थोड़ी-सी देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें जो है ये डिटेल में हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। सो आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएँगी इनके कल्चरल लाइफ़ की। और कल्चरल लाइफ़ आपको जो मैं यहाँ बताऊँगा, उतनी कल्चरल लाइफ़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम्स में। और आर्ट एंड कल्चर में मैं ये चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे से आपको ये मैं चीज़ें बताऊँगा। उसके साथ-साथ दे वर ग्रेट बिल्डर्स ऑफ सिटीज़। वो स बहुत सारे उन्होंने शहर बनाए थे, जैसे कि तांजोर हो गया, गंगईकोंडा चोलापुरम हो गया। तो ये सिटीज़ उन्होंने बनाई है। उसके साथ-साथ उन्होंने बड़े-बड़े पैलेसेस बनाए, बैंक्वेट हॉल्स बनाए, स्पेशियस गार्डन्स हैं उनके, टेरेसेस बहुत बड़े-बड़े और बहुत खूबसूरत आर्ट यहाँ देखने मिलता है हमें चोलास के वक़्त। उन जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये क्या है हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। बट अभी इतना याद रख लीजिए, जो जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल है, ये एक टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल है, द्रविड़ स्टाइल। आपको दिखाता हूँ ये कैसी होती है। जैसे इस तरह के टेम्पल्स बनाए जाते हैं द्रविड़ स्टाइल में। सो ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर की द्रविडियन स्टाइल है, इसी को इन्होंने ये पहले से चली आ रही थी, बट इनके वक़्त क्लाइमेक्स पे पहुँच गई थी। इनके वक़्त इतना डेवलपमेंट हुआ था टेम्पल्स के आर्किटेक्चर का, बहुत खूबसूरत टेम्पल्स देखने मिलते हैं। द टेम्पल हैव बिकम सो एलाबोरेट लाइक अ मिनी सिटी, सीधा मिनी सिटी जैसे ही दिखते थे। और रेवेन्यू फ्री ग्रांट मिलती थी लैंड को। टेम्पल जहाँ बनेंगे उस लैंड से रेवेन्यू नहीं कलेक्ट किया जाता था। टेम्पल की लैंड ग्रांट फ्री, रेवेन्यू फ्री होती थी। सो ये बहुत अच्छी बात है। और जितना भी वो कर सके, इसीलिए उनसे रेवेन्यू कोई कलेक्ट किया नहीं जाता था, जितना भी खर्चा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ मैं अलग-अलग चीज़ें आपको आगे बताऊँगा। ये जो है, जिसे अगर हम देखते हैं तो इसे विमान कहा जाता है ना? तो विमान हो गया, गोपुरम हो गया, ये सब चीज़ें हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने वाले हैं। सो अभी फ़िलहाल आप सिर्फ़ चोलाज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, और आर्ट एंड कल्चर में हम टेम्पल आर्किटेक्चर पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। ओके, सो आपको एक बार बता दूँ कि ये विमान था, यहाँ जहाँ भगवान को अंदर रखते थे उसे अ गर्भगृह कहा जाता था। उसके साथ-साथ आपको एक और चीज़ ये बता दूँ कि जो पिल्लर्ड हॉल है, अंदर जो भी हॉल होगा, जहाँ पे लोग बैठते थे, उसे मंडप कहा जाता था। तो ये एक चीज़ है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अंदर से आपको सब चीज़ें दिखाते हुए हम इसको स्टडी करेंगे आर्ट एंड कल्चर में। सो ये चीज़ें होगी। उसके साथ-साथ आपको ये बता दूँ कि एग्ज़ाम्पल अगर देखें इनके बेस्ट, तो कैलाशनाथ टेम्पल है जो कि कांची में है, और बृहदेश्वर टेम्पल है जो कि तांजोर में है। ये जो आपको दिख रहा है ये टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांची में है, कांची। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तांजोर में है। तो बृहदेश्वर टेम्पल को देख लीजिए और ये कांची वाला टेम्पल देख लीजिए। तो ये 2 टेम्पल इनके बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल और ये बृहदेश्वर टेम्पल। उसके बाद हम ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का बहुत बड़े एग्ज़ाम्पल्स है। जब ये चोलास जो थे, जब इनका फॉल होने लगा, जब ये लोग एक तरह से डिक्लाइन होने लगे, उसके बाद जो होयसालास थे, होयसालास ने ये जो ट्रेडिशन है, ये जिस तरह से टेम्पल्स बनाते थे, जिसको हलेबीडु टेम्पल ये लोग कहते थे या फिर होयसालेश्वर टेम्पल कहते हैं, वो भी यहाँ पे बनाए गए फिर बाद में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं होयसालेश्वर टेम्पल है या हलेबीडु टेम्पल है, जो कि होयसालास ने बनाया था। और ये जो आर्किटेक्चर है काफ़ी लगभग इन्हीं के तरह आर्किटेक्चर था, जो हमारे चोलास थे उन्हीं की तरह। तो ये एग्ज़ाम्पल है चालुक्यन आर्किटेक्चर का। जो चालुक्यन आर्किटेक्चर जो है हम ये भी आगे पढ़ेंगे। सो इसे हलेबीडु टेम्पल जो है वो चालुक्यन आर्किटेक्चर में बनाया गया है। सो ये सब चीज़ें हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कल्पचर आर्ट अगर हम देखते हैं, यानी मूर्तियाँ जो ये लोग बनाते थे, वो भी काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ इन्होंने बनाई है। जैसे कि गोमतेश्वर का स्टैच्यू जो श्रावण बेलगोल में बनाया गया, ब्रॉन्ज़ नटराज का स्टैच्यू बनाया गया। श्रावण बेलगोल में जो ये है, ये आप देख रहे हैं जो
गोमतेश्वर का स्टैचू, ये ऑलरेडी स्टैचू मैं आपको दिखा चुका हूँ एंशिएंट इंडिया में। उसके साथ-साथ ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्रॉन्ज़ नटराज की एक तरह से स्कल्पचर है, मूर्ति है, तो ये सब इन्होंने बनाया था, ये ब्रॉन्ज़ की थी। तो इस तरह से इनका ये जो है स्कल्पचर आर्ट वो भी काफ़ी खूबसूरत था। संस्कृत लिटरेचर जो है उसके साथ-साथ लोकल लैंग्वेज के लिटरेचर भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए। इन्होंने संस्कृत के साथ-साथ लोकल लिटरेचर, लोकल लैंग्वेजेस है, उन्हें भी काफ़ी बढ़ावा दिया। भक्ति मूवमेंट जो है वो जब स्टार्ट हुई तो अल्वार्स और नयनार्स ये है, हम भक्ति और सूफ़ी जो सूफ़ी मूवमेंट्स रहेंगे उसमें पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट हम भक्तिज़्म में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अल्वर्स और नयनार्स होते हैं। सो ये क्या है, कौन है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये लोगों ने जितना भी चीज़ें लिखी हुई है तो इसे तिरुमराई कहा जाता है, तिरुमराई। तो तिरुमराई जो है ये 5th वेद माना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 4 वेद है, 4 वेद के नाम क्या है मैं एंशिएंट इंडिया में आपको बता चुका और आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे 4 वेद के नाम। और यहाँ पे ये जो इनका रीजन है यहाँ पे माना जाता है कि तिरुमराई जो है, जो इन लोगों ने लिखे हैं, इसे 5th वेद भी माना गया है। उसके साथ-साथ कंबन्स रामायण जो है, ये भी एक क्लासिक तमिल लिटरेचर है जो इन्हीं के वक़्त का है। तो कंबन्स रामायण एक तमिल क्लासिक तमिल लिटरेचर भी हमें पता चलता है। उसके साथ-साथ पंपा हो गए, पोन्ना हो गए या रन्ना हो गए, तो इनके एक प्रोनाउंसिएशन मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि साउथ में मुझे आइडिया नहीं है एग्ज़ैक्टली इसके प्रोनाउंसिएशन किस तरह किए जाते हैं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पंपा, पोन्ना और रन्ना इस तरह से मैं इसे प्रोनाउंस करता है। ये तीनों पोएट थे। ये तीनों जो पोएट थे, ये पोएट को 3 जेम्स कहा जाता है कन्नड़ पोएट्री का। तो ये पोएट्स 3 जेम्स, तो 3 यहाँ पे अगर हम देखते हैं जवाहरात, 3 जवाहरात है ये, है ना? यानी बहुत ही ये फ़ेमस और बहुत ही खूबसूरत पोएट्री लिखने वाले लोग माने गए हैं। सो ये चीज़ें हैं जो हमने कल्चरल लाइफ़ में देखी और बाकी चीज़ें जो है ये आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ी जाती है डिटेल में ये सब चीज़ें। बट इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो आपका यहाँ पे चोला जो है ये पूरा कंप्लीट होता है और इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पोर्शन आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ना ही होता है। सो ये चीज़ें हो गई और इसी के साथ-साथ हमारा आज का जो टॉपिक था, सेकंड लेक्चर था द चोलाज़, ये खत्म होता है। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे। आप अगर और अपडेट्स चाहते हैं तो फॉलो और लाइक करें मेरे फेसबुक पेजेस को, श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन, ये मेरे फेसबुक पेजेस के नाम है। मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। श्रेयसबड़ी@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।